नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 6 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारी पृथ्वी और हम लोग इस पुस्तक का अध्याय 7 पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है हमारा देश भारत। बच्चों, इस अध्याय का यह दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के बारे में जानेंगे, यहाँ के अपवाह प्रणाली, नदियों के बारे में जानेंगे और हमारा राज्य झारखंड, इसकी नदियों के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं भारत के भौतिक विभाजन की जानकारी से। भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय महामरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। तो आइए अब एक एक की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। यह पर्वत चाप के आकार में पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में है। हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बृहद हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपको इन सभी में अंतर भी बताना होगा। यह हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, इसी में स्थित है, लेकिन यह नेपाल में है। इसी में कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, मकालू, जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है, धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर है, आदि अन्य चोटियां भी इसी में स्थित है। बच्चों दूसरी है मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल। यह श्रेणी बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 3600 से 4600 मीटर तक है। शिमला, नैनीताल, मसूरी, जिसको हम लोग हिल स्टेशन भी कहते हैं बच्चों, इत्यादि लोकप्रिय पर्यटन स्थल इसी श्रेणी में है। आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर यहाँ घूमने जाइएगा। तीसरा है वाह्य हिमालय या शिवालिक। यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। यह पूर्व की ओर कटा छटा है। यहाँ पर मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। इसलिए एक जगह का नाम देहरादून पड़ा है। अब चलिए, ये तो पर्वत की बात थी। अब उत्तरी मैदान के बारे में जानते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। इन नदियों का नाम याद रखिएगा। यह मैदान समतल और सपाट है। इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ है। नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ कहा जाता है। यह जलोढ़ निक्षेप नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी से होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में है। इस क्षेत्र में काफ़ी घनी जनसंख्या निवास करती है क्योंकि यहाँ खेती अच्छा होता है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का आवरण के साथ साथ पानी की पर्याप्त उपलब्धता, यहाँ कृषि योग्य अनुकूल जलवायु होने के कारण यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र बन गया है। अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान के दक्षिण का पूरा भाग एक विस्तृत पठार है। यह दुनिया के सबसे पुराने स्थलखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये गोंडवाना लैंड दुनिया का सबसे पुराना स्थलखंड है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की तरह है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। यहाँ बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार 3 और पहाड़ी श्रेणियों से घिरा है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विश्व एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं के मध्य से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, जबकि पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह टूटी हुई पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, लगातार है। इसमें थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट के दर्रे इसे पार करने में सहयोग करते हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में केरल में अनामलाई पर्वत स्थित है। इसमें दक्षिण भाग का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों से आकर मिलते हैं। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है, जैसे कोयला एवं लौह अयस्क। लौह अयस्क मतलब कच्चा लोहा। झारखंड का छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार कई उप विभाग में विभाजित है। ये उप विभाग पाट पठार, रांची पठार, हजारीबाग का पठार तथा वाहे छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। झारखंड के पश्चिमी भाग में स्थित पाट पठार छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग है। यहाँ पर कोयला, लौह अयस्क, अब्राक, बॉक्साइट, यूरेनियम इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों, चित्र में यहाँ देखिए भारतीय थार मरुस्थल को दिखाया गया है। बालू ही बालू है और पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं। तो आइए हम अब भारतीय थार मरुस्थल के बारे में जानते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। इस मरुस्थल का विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। यह शुष्क माने सूखा हुआ, गर्म तथा रेतीली बालू ही बालू है। यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में यदा कदा कुछ सरिताएं नदियाँ दिखाई पड़ जाती है, नाला दिखाई पड़ जाती है, तो बाद में वे भी लुप्त हो जाती है। ये सरिताएं पर्याप्त जल नहीं होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी लूनी है, याद रखिएगा। अब चलिए तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान के बारे में जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। ये तटीय मैदान पश्चिम में काफ़ी संकरे तथा पूर्व में चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। इसको भी याद रखिएगा, जो पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण करती है। बच्चों, जब नदियाँ मिट्टी को एक जगह जमा करती है वो त्रिभुजाकार मैदान बनता है, तो उसके हम डेल्टा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना है।
तो अब हम लोग जानेंगे कि समुद्र के बीच में जो द्वीप है, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, वैसे द्वीप भारत में 2 हैं, यानी कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं। पहला लक्षद्वीप समूह और जो अरब सागर में स्थित है, यह केरल तट के कुछ दूरी पर स्थित है। यह प्रवाल द्वीप है, मतलब प्रवाल से बना हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न उत्तर में समझेंगे कि प्रवाल क्या है। यहाँ पर कुल 25 द्वीप है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय प्रमुख द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बच्चों, यहाँ जानने योग्य बातें दिया है कि प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। यह पॉलिप समुद्र के अंदर कॉलोनी बनाकर रहते हैं एवं परत दर परत ऊपर उठते जाते हैं। इस प्रकार जब ये समुद्र की सतह के ऊपर उठ जाते हैं तो प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। जो यहाँ पर द्वीपों की संख्या, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या 223 है। इसके प्रमुख द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी है और एकमात्र भारत का है जो कभी कभी फूट पड़ता है। अपवाह प्रणाली, मतलब अब नदियों के बारे में जानते हैं। भारत में अनेक प्रकार के जल स्रोतों का विकास हुआ है। इनमें नदियाँ जल की सबसे प्रमुख स्रोत हैं। भारत की नदियों को 2 वर्ग में रखते हैं: हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, पठारी भारत से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, गंडक आदि प्रमुख हैं। इन नदियों में सालों भर जल प्रवाहित होता है, सालों भर पानी बहता रहता है। इन नदियों को सदाबाही भी कहते हैं। सदा मतलब हमेशा और बाही मतलब बहते रहने वाला। पठारी भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख हैं। गोदावरी नदी को वयोवृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अब हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में जान लेते हैं। झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियाँ पठारी है, यानी कि पठारों से निकलती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, खरकई, औरंगा आदि हैं। दामोदर झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे पूर्व में बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बाढ़ आने से बहुत ही हानि होती है। यह नदी भ्रंश घाटी से बहती है। इस पर 1948 ईस्वी में भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किया गया था। स्वर्णरेखा नदी रांची जिला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है, मतलब ये नदी ऊंचाई से गिरती है जहाँ जलप्रपात बनता है, जिसको हुंड्रू जलप्रपात कहते हैं। उत्तरी कोयल तथा औरंगा नदी पलामू क्षेत्र में प्रवाहित होता है। तो बच्चों, हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में जान लिए और यहाँ मानचित्र पर आप इन नदियों को देख सकते हैं कि कौन सी नदी किस ओर होकर बहती है और कहाँ से कहाँ तक बहती है। तो बच्चों, इन चीज़ों को आप ढूंढिएगा। आपको इंटरनेट में भी मिलेगा, ढूंढने से पुस्तक में मिलेगा, और आप अगर ढूंढना चाहें, पढ़ना चाहें तो ज़रूर आपको ये सब मिलेगा। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।